जय साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज लेकर आए हम आपके लिए पॉलिटी की क्लास नंबर 2 और इस क्लास में हम देखेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि संविधान सभा के 3 वाचन हो चुके थे, है ना। और यहाँ एक बात आप ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन के बाद 16 अनुच्छेद क्या कर दिए गए थे, लागू कर दिए गए थे। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे कि भैया तृतीय वाचन के पश्चात ये कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, क्या कर दिया था, 16 अनुच्छेद जो थे, यानी शुरू के 16 आर्टिकल क्या कर दिए गए थे, लागू कर दिए गए थे। संविधान एकदम से लागू नहीं किया गया था, ठीक है, किए गए। पूरा का पूरा संविधान एक साथ लागू नहीं किया गया था, ठीक। तो याद रखेंगे आप, केवल 16 जो अनुच्छेद आर्टिकल से स्टार्टिंग थे, केवल वही क्या किए गए, लागू किए गए। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो जी, इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देंगे आप। देखो जी, इसके बाद क्या हो जाता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पर कुल अधिवेशन हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, 12। और सबसे आखिरी जो बैठक थी वो कौन सी थी, 12वीं बैठक थी, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। सबसे आखिरी जो बैठक थी वो कौन सी थी, 12वीं बैठक थी। इसके बाद पूरा का पूरा संविधान लागू कर दिया गया था एक साथ। क्लियर है, इतनी बात याद रखेंगे। और ये कब हुई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, 24 जनवरी 1950, ठीक है भैया। इसको आप याद रखेंगे, 24 जनवरी 1950 को ये 12वीं बैठक हुई थी। उसके बाद पूरा संविधान लागू कर दिया गया था। और याद रखिए, यही वो दिन था जिस दिन हमारे राष्ट्रपति, जिसको पहले क्या कहा जाता था, मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति पहले कौन थे, आखिरी कौन थे। अगर हम बात करें गवर्नर जनरल, है ना, हमारे गवर्नर जनरल को कन्वर्ट करके बना दिया गया था राष्ट्रपति, ठीक। और राष्ट्रपति हो जाते हैं कौन, राजेंद्र प्रसाद। इनसे पहले सी राजगोपालाचारी थे, और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। और यहाँ पर एक बात और फिक्स कर दी जाती है कि भैया राष्ट्र के सम्मान में आपको क्या गाना पड़ेगा, जन गण मन, ठीक है। ये हम लोगों का क्या होगा, राष्ट्रगान होगा, ठीक है। चलो जी, इतनी बात याद रहेगी। इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो इस सभा में याद रखना 284 सदस्यों के क्या करवा दिए गए थे, हस्ताक्षर करवा दिए गए थे इसके ऊपर। और यहीं पर मेजोरिटी इसकी बन जाती है और ये चीजें हमारे यहाँ लागू कर दी जाती हैं, ठीक। इतनी बात आप याद रखेंगे। चले जरा इससे आगे की अगर हम बात स्टार्ट करते हैं। देखो जी, इतनी बात क्लियर हो गई। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि 24 जनवरी 1950 का वो दिन था जिस दिन राष्ट्रपति बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद जी। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से इसको आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बात समझ में। चलो, इससे आगे की अगर हम बात देखें तो ध्यान देंगे आप। अगर हम बात करें, एक हेडिंग लगाएंगे आप, संविधान का निर्माण। किसके आधार पर इसका निर्माण किया गया, अगर हम बात करें तो याद रखना, संविधान के निर्माण के लिए एक सभा बनाई गई थी जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, संविधान सभा, ठीक है भैया। और याद रखना, संविधान के निर्माण में क्या हुआ था, 395 कितने थे, आर्टिकल थे, ये बात याद रखेंगे, ठीक, यानी अनुच्छेद थे। और 22 क्या थे, पार्ट थे, यानी कि भाग थे। इसको आप याद रखेंगे, ठीक। इसमें से एक भाग हटा दिया गया था तो कितने बच जाते हैं, 21, और 4 जोड़ दिए गए थे बाद में, तो हो जाते हैं 25। क्लियर है, इतनी बात याद रखेंगे आप। तो याद रखना, ये उपभाग होते हैं 4 जो थे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कुल भाग कितने हैं, कुल पार्ट कितने हैं, तो याद रखना आप क्या बताएंगे, 25 कुल पार्ट है संविधान के भीतर। क्लियर, आगे बात समझ में। चलो जी, इस आगे की अगर मैं बात करूं, और अनुसूची अगर आपसे पूछी जाएंगी तो याद रखना, अनुसूची इस समय कितनी थी, 8 थी। ये उस समय की बात कर रहे हैं, अभी नहीं बात कर रहे हैं।
अभी क्या इसमें मॉडिफाई हुआ है, क्या संशोधन किया गया, उसके बाद में देखेंगे। ये उस समय की बात कर रहे हैं, कब की? 24 जनवरी 1950 की। ठीक है, तो अनुसूचियां कितनी है? 8। अब तो कितनी हो गई? अब तो 12 हो गई, 4 और बढ़ा दी गई है ना, उसको बाद में देखते हैं। फिलहाल जिस सन में हम हैं उस सन की बात कर रहे हैं। अनुसूचियां कितनी हो जाती हैं? 8। ठीक है, अब इसके बाद में अब की बात अगर मैं करूं आपसे, तो कितनी नई सूचियां जुड़ी गई हैं? 12 अनुसूचियां बना दी गई हैं। कौन कौन सी देखना जरा, नई अनुसूचियां। कौन कौन सी देखना, अगर हम बात करें 9वीं अनुसूची यहां पर आ जाती है। ठीक है, लिख लेना इसको आप। क्या लिखेंगे इसमें आप? प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, द्वारा 1951, पीएम नेहरू थे। ठीक है, नेहरू के समय की बात है। उसके बाद बात करें 10वीं अनुसूची कब आई? बताइए जल्दी से, 10वीं अनुसूची कब आई? 52वां संविधान संशोधन। जितनी बार आप संशोधन करेंगे उस संशोधन का नंबर भी लिखा जाएगा, ये बात आप याद रखेंगे। 52वां संशोधन द्वारा। ठीक है, और कौन से सन की बात अगर मैं आपसे करूं? 1985। क्लियर बात समझ में आ रही है? और याद रखना 1985 में कौन थे? जल्दी से बताएं जरा। राजीव गांधी। कौन थे 1985 में? राजीव गांधी हमारे पीएम थे। ठीक है, इससे आगे की अगर मैं बात करूं 11वीं अनुसूची। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची का कौन सा संशोधन बैठता है भैया? 73वां संविधान 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और याद रखना ये कब होता है? 1992 में। क्लियर बात समझ में आ रही है? बात आ जाती है 12वीं की, तो 12वीं जो सूची बढ़ाई गई थी वो 74वां संविधान संशोधन। अगला बिल्कुल 74वें संविधान संशोधन द्वारा कब किया गया था? 1992 में किया गया था। क्लियर बात सुन। और 1992 की अगर मैं बात करूं तो क्या था? बताएं जल्दी से जरा, कौन थे पीएम हमारे? जल्दी से बताएं आप, जल्दी बताएं पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और इनके बारे में एक बात कही जाती है, क्या? इसको नोट करके लिख लेंगे आप कि भैया दक्षिण भारत से, ये कहां से रहने वाले थे? दक्षिण भारत से। जैसे अभी आपने सुना होगा द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, वो भी कहां से? दक्षिण भारत से हैं। ठीक, तो बात करेंगे हम तो पीवी नरसिम्हा राव कौन थे? दक्षिण भारत, ऐसे लिख लें इसको आप, दक्षिण भारत से चुने फर्स्ट पीएम। ठीक है, दक्षिण भारत से चुने गए प्रथम प्रधानमंत्री थे, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, और इनकी क्या क्या खूबियां थी याद रखेंगे आप। पंचायती राज व्यवस्था इन्हीं की देन थी। ठीक है, याद रखेंगे पंचायती राज व्यवस्था 1992 पीवी नरसिम्हा राव के समय में लागू की गई थी। ठीक है, और याद रखना इनकी एक योजना थी एलपीजी, गैस मत समझ लेना। एलपीजी का मतलब उदासीनीकरण, समझ में आ रही है? और उदासीनीकरण प्लस निजीकरण, समझ रहे हैं आप बात को? उदासीनीकरण प्लस निजीकरण, चीजों का बहुत ज्यादा इन्होंने मोटिलाइज किया था, निजीकरण किया था चीजों का सबसे ज्यादा। ठीक है, और इसलिए ये बहुत प्रमुख माने गए थे। 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको लिखा दी है पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। और याद रखना 11वां और 12वां जो अनुसूची बढ़ाई गई थी 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलो जी, समझ में आ गई बात। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी अंतरिम सरकार की, कि भैया अंतरिम सरकार कौन सी थी, क्या क्या बातें की गई, देखें जल्दी से जरा। अब बात आ जाती है बिल्कुल एंड पर, लास्ट में संविधान का अंतिम चरण यहाँ पर हम पढ़ेंगे और इसके बाद फिर
आगे की चीजें देखेंगे, संविधान की विशेषताएं, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए जरा, अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950, ये कौन सी तारीख है, जल्दी से बताएं जरा। 26 जनवरी 1950 से क्या हो गया था, पूर्ण रूप से कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान पूर्ण रूप से लागू, संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, ठीक है। और याद रखना क्या बना दी गई, अंतरिम सरकार बना दी गई, ठीक है। अगर हम अंतरिम सरकार की बात करें तो याद रखना इसका गठन कब हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को इस सरकार का गठन कर दिया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, वेवेल, है ना, ब्रिटिश थे ये, ब्रिटिश शासक वेवेल इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और उपाध्यक्ष कौन थे, आप समझ सकते हैं, योजना हमारी, लेकिन अध्यक्ष कौन बना दिए गए, वेवेल। और याद रखना पंडित जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या बन जाते हैं, इसके उपाध्यक्ष बन जाते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो जी, अब याद रखना इस सरकार के अंतर्गत ही विरोध में, देखो ये कब बनी है, सितंबर में, लेकिन इसके बनने की जो सूचनाएं थी वो पहले ही आ गई थी, है ना, समझ में आ रही। सितंबर से पहले अगस्त आता है, और अगस्त में इसके ऊपर दंगे भड़कने स्टार्ट हो गए थे। और याद रखना 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को क्या कराया जाता है, इस अंतरिम सरकार के विरोध में। इसका मतलब शासन अब ये करेंगे, है ना, सरकार के विरोध में जो मुस्लिम लीग के लोग थे, जिन्होंने मना कर दिया था कि हम संविधान सभा में कदम नहीं रखेंगे, हमारी बेइज्जती हो गई, हमारी वोटें कम आई, है ना, कम बुद्धि की बातें यहां पर की गई। सरकार के विरोध में मुस्लिम लीग ने दंगे शुरू कर दिए, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, जबकि वो जो चुनाव हुआ था वो केवल संविधान सभा में बैठने ना बैठने के लिए हुआ था। समझ में आ गई बात, लेकिन जिसको समझ में नहीं आ रही है बात, फिर वो दिक्कत वहां पर बन जाती है। तो याद समझ में आ गई बात, इतनी बात क्लियर है। और याद रखना यही इसके लिए यहां पर क्या बनाते हैं, इस दिन क्या मनाया जाता है, प्रत्यक्षकारी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, प्रत्यक्षकारी दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये क्या मनाया जाता है इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मुस्लिम लीग के वोटों की, लोगों की वोटें कमाने के कारण क्या हो गया, वहां पर दंगे करवाए गए, ठीक। और दंगों में क्या बताया गया कि 16 अगस्त 1946 को यहाँ पर जो आम जनता थी उसको ये विरोध झेलना पड़ा, काफी सारे लोग इसमें मारे गए, काटे गए। और इस दिवस को आप ध्यान रखेंगे किस रूप में मनाया, प्रत्यक्षकारी दिवस के रूप में मनाया गया, यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे। इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे यहां से। चलिए जी, समझ में आ रही है बात, याद रखेंगे। अंतरिम सरकार जो आखिरी सरकार थी जिसने संविधान को बनाया और संविधान को चलाने का जिम्मा अपने सिर पर उठाया, ये कब बनी थी, 2 सितंबर 1946 को। और इसका विरोध किसने किया था, मुस्लिम लीग के लोगों ने। क्यों, क्योंकि इन लोगों की वोटें कम आई थी संविधान सभा में और कम बुद्धि के लोग थे। इन्होंने सोचा कि हम वोटों से हार गए हैं और अब हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं बैठेंगे, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है। चलो इससे आगे की कुछ बात देख लेते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट बात की, अगर मैं बात करूं, देखो जी, अब यहां पर ये बात समझाई गई। और वेवेल जो थे, देखो मैंने आपको बताया अभी अंग्रेजी शासक वेवेल थे।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सभा हमारी है, सब चीजें हमारी, लेकिन अध्यक्ष की गद्दी पर किसको बैठा दिया गया? वेवेल को बैठा दिया गया, जो ब्रिटेन का रहने वाला था, जो एक एक काम किससे पूछकर करता था? एलिजाबेथ से करता था, जिनके हाल ही में मृत्यु हो गई है, जिनकी परिवार के सदस्य थे। ठीक है, वो आपने देखा है अभी हाल ही में करंट में मैंने आपको कराया था, जो मॉर्निंग वाली क्लास होती है। तो देखें जरा, अब वेवेल को ये बात समझ में आ गई कि भैया ये जो लोग हैं ना मुस्लिम लीग, इनको अगर हमने अपने साथ नहीं लिया तो फिर ये एक अलग जगह मानेंगे, ये बोलेंगे हमारे लिए अलग जगह दो। जो वो आगे चल के इन्होंने मांग की पाकिस्तान की कि हमको हमारा एक अलग खंड विभाजित करके दे दो। इन्होंने लेकिन भरपूर कोशिश की इस बात को समझाने की कि इन लोगों को अपने साथ ले लिया जाए, है ना, और साथ आ भी गए। लेकिन आप समझते हैं जब एक धागा एक बार टूट जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, और गांठ यहाँ पर पड़ गई कि मुस्लिम लोगों ने यहाँ पर मिलने के बाद भी, है ना, इस बात को आप याद रखेंगे। 26 अक्टूबर 1946 क्या था? 26 अक्टूबर 1946 मुस्लिम लीग के लोग क्या हो गया था? याद रखेंगे, अंतरिम सरकार में जुड़ गए। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलो जी, अब यहां पर ये मान के चलते हैं कि इनका जो झगड़ा था वो सुलट गया है, लेकिन सुलझा नहीं है। समझ में आ रही बात? मांग अब भी उठेगी। समझ में आ गई बात? इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए जरा, अब हुआ क्या? अब भैया जब ये सरकार में जुड़ गए तो इनके लोगों को भी जोड़ना था सरकार के अंदर। तो यहां से एक बात ध्यान देंगे आप, क्या? देखो जरा, अब जब यहाँ पर मुस्लिम लीग के लोगों को जोड़ा जाएगा तो सीटें तो बहुत लिमिटेड हैं, तो यहाँ पर एक काम करेगी कांग्रेस। क्या करेगी? यहाँ पर कांग्रेस एक काम करेगी कि भैया मान लीजिए जैसे 15 सदस्य हैं, अब सदस्य तो बढ़ा नहीं सकते, समझ में आ रही है बात? सदस्य तो बढ़ा नहीं सकते, तो यहां पर एक काम कर लेंगे कि 10 सदस्य तो किसके होंगे? कांग्रेस के होंगे, ठीक है, और यहां से 5 सदस्य किसके ले लिए जाएंगे? मुस्लिम लीग के ले लिए जाएंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? देखो, जब भी कोई बड़े स्तर की मीटिंग होती है, अगर जिला स्तर की मीटिंग होती है तो क्या होता है? सभी गांव के, सभी नगर पंचायतों के एक एक चेयरमैन को बुलाया जाता है ना। अगर नगर निगम में कोई सभा होती है तो आपको पता है जितने भी आसपास के गांव देहात के प्रधान होंगे, और यानी एक आदमी पूरे के पूरे गांव का प्रतिनिधित्व वहां पर दिखाएगा। ऐसा ही बिल्कुल हुआ इस मुस्लिम लीग में। तो याद रखेंगे आप, मुस्लिम लीग के अंतर्गत किन किन लोगों को लिया गया? अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाते हैं लियाकत अली। सबसे पहले किसकी एंट्री हो जाती है? जिसकी सीट पक्की होती है, लियाकत अली की। उसके बाद नाम बहुत अच्छे से याद रखेंगे, यहां से अच्छा सवाल बनेगा, ठीक है। क्या रखेंगे आप इसको? गजानकर अली खां। गजानकर अली खां का नाम यहां पर जोड़ा गया। और इसके बाद याद रखेंगे आप इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आई चुंदरीगढ़, ठीक है, चुंदरीगढ़ का नाम यहां पर जोड़ दिया गया। और उसके बाद अब्दुल रब निस्तार, ठीक है, अब्दुल रब निस्तार का नाम यहां पर जोड़ दिया गया। इस बात को आप याद रखेंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। और नंबर 5 पर बिठाया गया किसको? याद रखेंगे, जोगेंद्र नाथ मंडल को बिठाया गया। और इन 5 लोगों ने क्या किया? पूरी की पूरी मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किया सभा के अंदर। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलिए जी, लेकिन ये विरोध यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता। समझ में आ रही है बात? ये विरोध झुका तो रहता है, इसके बाद भी लोगों की मांगे लगी नहीं लगातार कि हमको एक खंड विभाजित करके दे भारत के अंदर से। और आप जानते हैं आखिरी शासक कौन थे जब भारत विजय हुआ? भारत स्वतंत्र हुआ 1950 में, माउंटबेटन। तो माउंटबेटन ने ये कहा कि भैया हम जा रहे हैं आपको छोड़ करके, लेकिन आपका ये जो झगड़ा है ना विभाजन वाला, इसको हल करके जाएंगे।
समझ में आई बात। और हल करने का मतलब क्या था, यानी कि पाकिस्तान का जो सिंध वाला इलाका था, समझ में आ रही है, अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो हिस्सा हमने देखा था सिंध इलाका, सिंध घाटी वाला हिस्सा, उस सारे के सारे हिस्से को बांट दिया गया, पाकिस्तान का नाम दे दिया गया और अलग कर दिया गया। और आप जानते हैं रातों रात ऐलान हुआ कि जो उधर रहना चाहते हैं उधर चले जाएं और जो इधर रहना चाहते हैं इधर रह जाएं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे थे जो उधर से इधर लौटे और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे थे जो यहाँ से और वहां की ओर को खदेड़ दिए गए या भगा दिए गए। समझ में आ रही बात। काफी मोटे और बहुत बड़े झगड़े दंगे इस चीज में हुए थे। ये विभाजन आसान नहीं था। ठीक, देखिए जरा अगर इस विभाजन की बात करें तो यहाँ से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था और इस बार भी क्वेश्चन आने के 90% चांस यहाँ पर बन जाते हैं। प्रैक्टिस सेशन में भी मैंने इसका एक क्वेश्चन डाला था। तो देखिए जरा अगर हम बात करें, यहाँ से एक बात आ जाती है क्या, देश का विभाजन। और देश का विभाजन किसने किया था, माउंटबेटन ने, और इसलिए इसका नाम रख दिया गया माउंटबेटन की योजना। क्या नाम रखा गया, माउंटबेटन की योजना। ठीक है, और ये घोषणा कब हुई थी, याद रखेंगे आप, 3 जून 1947 को ये घोषणा की गई थी। क्या की गई थी कि भैया इसको 2 हिस्सों में बांटेंगे। कौन कौन से हिस्सों में बांटेंगे, याद रखेंगे आप, एक तो भारत बनेगा और एक बनेगा पाकिस्तान। समझ में आ रही है बात। पाकिस्तान के भी 2 हिस्से बनाए गए, याद रखना, एक तो पूर्वी पाकिस्तान बना था और एक पश्चिमी पाकिस्तान बना था। पश्चिमी पाकिस्तान कौन सा था, सिंध वाला था, अफगानिस्तान के बराबर में जो है, और पूर्वी पाकिस्तान असम का जो इलाका है, असम के पास का जो क्षेत्र है। असम का जो क्षेत्र है उसको पूर्वी पाकिस्तान बोला गया था। क्लियर बात समझ में आ रही है। चलो, और इसकी बात करेंगे हम सिंध वाले की, तो उसमें क्या क्या आ जाता है देखना जरा, इसमें क्या क्या जुड़ जाता है, लाहौर आ जाता है आपका, और आपका इसमें बलूचिस्तान वाला क्षेत्र आ जाता है। क्लियर बात समझ में, लाहौर बलूचिस्तान आ जाता है, और इसमें आ जाता है आपका कराची का एरिया। यहीं पर एक जगह है मुल्तान, जहां से मुल्तान मिट्टी पूरे वर्ल्ड के अंदर सप्लाई की जाती है। समझ में आ रही है बात। ये भी व्यापार का एक अच्छा यहाँ पर तरीका है। ठीक है, चलो जिससे आगे की अगर हम बात करें, इतनी बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। बात आ जाती है आगे भैया भारतीय स्वाधीनता। अगला हेडिंग लगाएंगे आप भारतीय स्वाधीनता। अब याद रखेंगे भारतीय स्वाधीनता का मतलब क्या है। ठीक है, 3 बार यहां पर भारतीय स्वाधीनता की बात की गई। अगर हम बात करें, यह नियम था क्या, भारतीय स्वाधीनता नियम 1947, इसको आप याद रखेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है। और अगर हम बात करें तो याद रखेंगे 14 जुलाई पहली मीटिंग आप इसकी बोल सकते हैं, 14 जुलाई 1947 को, जिसको क्या बोला गया, हाउसेज ऑफ कॉमन बोला गया। याद रखेंगे आप। चलो, उसके बाद बात आ जाती है 15 जुलाई। 15 जुलाई 1947 को, और इसको क्या बोला गया, हाउसेज ऑफ लॉर्ड्स, भगवान का घर। अंग्रेजों ने क्या कहा अपने आप को, भगवान का घर कहा। ठीक है, और याद रखना 18 जुलाई क्राउन, यानी ताज का शासन यहां पर चलेगा। ठीक है, तो भारतीय स्वाधीनता जो अधिनियम है वो कितने थे, 3 थे, याद रखना। पहला कितना था, 14 जुलाई 1947, दूसरा था 15 जुलाई 1947, और तीसरा था 18 जुलाई 1947। ये अधिवेशन क्या थे, अब मैं आपको समझाता हूं इनके थ्रू हुआ क्या था। हम भारत को आजाद कर रहे हैं और भारत अपने लिए अपना संविधान, अपने नियम कानून बना रहा है। ये अधिवेशन पारित किए गए थे। अब याद रखना, ब्रिटेन में क्या होता था, ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता था कि कोई अधिनियम पारित हुआ
और सीधा एलिजाबेथ ने साइन कर दिया और लागू हो गया। उनकी 3 न्यायालय माने जाते थे मेन, 3 जगह से एक कागज पेपर आपका असाइनमेंट पास होता था, उसके बाद वो अधिनियम लगाया जाता था भारत के अंदर। तो सबसे पहला जो छोटी कोर्ट आप मान सकते हैं इनकी, वो क्या थी, हाउसेज ऑफ कॉमन। उसके बाद ये कागज एक दिन बाद पहुंचता है 15 जुलाई हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहुंचता है ब्रिटेन के अंदर, और फिर ये ब्रिटेन में ही 2 दिन के बाद तीसरे दिन पहुंच जाता है 18 जुलाई लॉर्ड्स क्राउन के पास, है ना। आप समझ रहे हैं आपको, ठीक है। आज भी वहां पर क्राउन का शासन चलता है, क्लियर बात समझ। राष्ट्रपति शासन आप याद रखेंगे, ब्रिटेन में जो शासन चलता है वो किसका चलता है, राष्ट्रपति का, जबकि हमारे यहाँ शासन किसका चलता है, संसद का, पार्लियामेंट का। हमारे यहाँ राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा संसद के किसी भी काम में, न्यायालय पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा, कोई बर्डन नहीं डाला जाएगा। न्यायालय जो न्याय करेगी वो अपने थ्रू करेगी, उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सरकार, कोई सरकार विरोध कुछ नहीं कर सकते हैं। न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनका जो फैसला होगा वही सर्वोपरि यहाँ पर माना जाएगा, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और ये माना जाता है, तो याद रखना 3 तारीख है, 14 जुलाई, 15 जुलाई और 18 जुलाई, हाउसेज ऑफ कॉमन, हाउसेज ऑफ लॉर्ड और हाउसेज ऑफ क्राउन, ये आप याद रखेंगे, ठीक है भैया। चलो इससे आगे की अगर हम बात करें तो यहां से आप ध्यान रखेंगे क्या, देखो जी एक बात तो आप याद रखेंगे क्या, देखें जरा, अगर हम बात करें पाकिस्तान बना दिया जाता है और स्वतंत्र कर दिया जाता है, पाकिस्तान स्वतंत्र कर दिया जाता है यहां से आगे 14 अगस्त 1950 को, लेकिन ये अपना संविधान कब तक बना पाता है, याद रखना, ये अपना संविधान कब तक बना पाएगा, 1957 तक। 7 साल इसको लग गए संविधान के, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, 7 साल लग गए अपने लोगों के लिए कानून बनाने के लिए, और हमारे लोगों ने 2 साल 11 महीने में इसको निपटा दिया। आप समझ रहे कितना फास्ट फॉरवर्ड काम किया गया होगा। ऐसा कैसे हो गया कि इनका जो काम है वो 7 साल में और हमारा काम 2 साल में हो गया। देखो उसका बहुत अच्छा सा एक जवाब है, इसको आप याद रखेंगे और एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये था कि हमारी जो सभा थी, जो संविधान सभा बनाई गई थी, उसमें सबसे ज्यादा कौन थे, बैरिस्टर थे, वकीलों की संख्या बहुत ज्यादा थी। और आप समझते हैं वकील तो बाल की खाल में से निकालने वाले हैं बच्चों। उन्होंने उस टाइम में स्टूडेंट्स ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया आपको, इतना जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया कि उसमें आज तक जो कानून होते हैं ना, आज तक जो नए नए केस सुनने में आते हैं, उन तक के नियम भी लिखे हुए हैं। हालांकि उस समय वे अपराध नहीं किए जाते थे, लेकिन उनको उन विधेयकों, कितने दूरदर्शी रहे होंगे वे वकील जिन्होंने 50 साल बाद, 75 साल बाद, 80 साल बाद होने वाले अपराधों को भी लिख दिया। आप खुद समझ सकते हैं कितनी बुद्धिमत्ता उनके माइंड की रही होगी कि आगे आने वाले अपराधों को भी उन्होंने उसके अंदर डिक्टेट कर दिया। तो पाकिस्तान स्वतंत्र हो जाता है 14 अगस्त को, और अगर हम भारत की बात करें, एक दिन बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाता है। कब को, 15 अगस्त को, इसलिए याद रखेंगे आप। और भारत इसको मनाता है स्वतंत्रता दिवस के रूप में। आजाद तो हो गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि भैया अभी जो है हम पारित नहीं करेंगे, है ना, 26 जनवरी को पारित करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं 26 जनवरी क्यों हो गया था, क्योंकि 26 जनवरी एक बेहतरीन डेट थी भारत के लिए। पहले भी स्वाधीनता जो संग्राम हुए थे और इससे पहले भी जो जितने भी विरोध वगैरह किए गए थे वो 26 जनवरी के दिन ही किए गए थे। तो यहाँ पर ये बात फिक्स कर दी गई थी कि 26 जनवरी को हम अपने सारे नियम कानून एक साथ लागू कर दिए जाएंगे, ठीक है। और याद रखेंगे इस समय हमारे यहाँ पर पीएम बना दिए गए थे। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर क्या बना दिए गए थे, पीएम बना दिए गए थे। समझ में आ रही है बात। और याद रखना गवर्नर जनरल कौन थे इस समय, आपको बता रखा मैंने, माउंटबेटन। कौन थे, माउंटबेटन थे। क्लियर बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भैया। चलो जिससे आगे की अगर हम बात करें तो याद रखना, और याद रखना इसके बाद की अगर हम बात करें जून 1948। अब देखो माउंटबेटन की अगर हम बात करें तो माउंटबेटन कब तक गवर्नर जनरल रहे,
15 अगस्त 1947 कब क्या रहे ये याद रखेंगे आप, ये गवर्नर जनरल रहे। क्लियर बात समझ में आ रही है? समझ में आई बात? चलो जिससे आगे की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा यहां से आगे, इससे आगे की अगर मैं बात करता हूं, ये माउंटबेटन का कार्यकाल मैंने आपको बताया है, ठीक। और इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो याद रखना माउंटबेटन को ही फिर दोबारा अपलोड कर दिया गया 1947 से जून 1950 तक के लिए। ये 2 बार बनाए गए, पहली बार और दूसरी बार। पहली बार तो ये थे पहले से, और दूसरी बार भी ये इनको सम्मान दिया गया था इस तरीके से, समझ रहे आप? संविधान सभा के सदस्यों द्वारा सम्मान दिया गया था माउंटबेटन को कि हम आपको एक अभी और कुछ समय के लिए और रखना चाहते हैं, 3 वर्षों के लिए आप और हमारे पास रहेंगे। समझ में आ रही है बात? और जून 1950 में किसको बना दिया जाता है याद रखेंगे आप? समझ में आ रही है बात? जून 1950 में किसको बना, 1900 सॉरी यहाँ पर इसको आप 48 कर गए, 1 वर्ष के लिए रखा गया था, ठीक। और जून 1948 को बना दिया गया था गवर्नर जनरल किसको, सी राजगोपालाचारी। बताओ भैया बात याद रहेगी? फिर दोबारा सुन ले, फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक पहली बार रहे, और 15 अगस्त 1947 से जून 1948 1 वर्ष के लिए इनको फिर रखा गया, इन्हीं को ही सम्मान दिया गया था। ये बात आप याद रखिएगा, सम्मान दिया गया था इनको। और इसके बाद जून 1948 में कौन बन जाते हैं गवर्नर जनरल? सी राजगोपालाचारी, ठीक है। और कब तक के लिए बनाई गई है? 1950 तक के लिए, याद रखना 2। यहां पर केवल प्रधानमंत्री बनाए गए थे, लेकिन यहां पर राष्ट्रपति बना दिए गए थे, गवर्नर जनरल को कन्वर्ट कर दिया गया था। समझ में आ रही है बात? और याद रखेंगे इसके बाद से 24 जनवरी, इसको आप नोट कर लेंगे भैया, 24 जनवरी 1950, ये कौन सी डेट है? हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, गवर्नर जनरल की जगह कौन आने लगे? राष्ट्रपति आने लगे। और आप समझते हैं राष्ट्रपति किसको बनाया गया था? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आप जानते हैं। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? चलो जी, यहां तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताएं जरा, फिर इससे आगे की बात पर चलते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? इसको जल्दी से एक बार कॉपी करें आप लोग, फिर इससे आगे की बात कराता हूँ आपको। इसको जल्दी से नोट कर लें आप। हाँ देखिए, मौसम बदलता जा रहा है और गर्मियां खत्म होती जा रही है, तो बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। गर्मी वगैरह मच्छर वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, तो बढ़िया तरीके से लग जाए आप अपनी तैयारी में, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेशन भी मैं इसका लगाऊंगा, ठीक। इसको आप ध्यान रखेंगे, टेलीग्राम पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी आती रहेगी। समझ में आ रही है? व्हाट्सएप ग्रुप कोई नहीं बनेगा, मेरे पास मैसेज आए थे, व्हाट्सएप ग्रुप कोई नहीं बनेगा, टेलीग्राम पर ही आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। और किसी वजह से देखो मेरी थोड़ी सी तबीयत, मैंने आपको बताया था, थोड़ी खराब चल रही है, अब कुछ ठीक है पहले से, पेन वगैरह भी कम है। लेकिन अगर बाई चांस किसी दिन क्लासेस नहीं होती हैं तो बच्चा आप याद रखिए, अपने चीज़ों को रिवाइज किया करें। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिस सेट जरूर ले आए मार्केट से, ठीक। और प्रैक्टिस सेशन अपने लगा दें, ठीक है। चलिए इससे आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ से आगे की अगर मैं बात करूँ, चलो जी अब पढ़ लेते हैं थोड़ी सी विशेषताएं क्या क्या हो जाती हैं संविधान की, है ना। चलो जी, अब संविधान हमने बनाया है तो उसकी कुछ विशेषताएं भी होंगी, है ना भैया। अब विशेषताएं क्या क्या है देख लेते हैं। भाई सबसे पहली विशेषता तो ये है, देखो जरा, अगर हम बात करें, अच्छा एक बात और नोट कर लेंगे आप, हमारे यहाँ की तो लोकसभा है, 51 से 52 में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और याद रखना, इस लोकसभा के माध्यम से देश की पहली क्या बनी थी भैया? निर्वाचित सरकार बनी थी। शुरू में तो अंतरिम बना दी गई थी भैया, अपने
मिलजुल के बना लिया था सब कुछ, लेकिन बाद में निर्वाचन किए गए थे, वोट डलवाई गई थी और उसके बाद क्या बनी थी, पहली निर्वाचित सरकार बनी थी। क्लियर बात समझ, तो आपको आप याद रखेंगे। चलो अब बात कर लेते हैं संविधान की विशेषताएं क्या है, इसको नोट करके लिखेंगे वो सब। संविधान की विशेषताएं क्या क्या है? अगर हम बात करें संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, इसके ऊपर बात करने स्टार्ट कर देते हैं। देखिए जरा, अब संविधान की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो आप एक बात याद रखेंगे, क्या संविधान के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है रिटन लिखित और एक होता है अलिखित यानी कि मौखिक, इसको आप कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ चीजें तो लिखी हुई होती है, कुछ के पास लिखी हुई नहीं होती है ना। अब ऐसा नहीं है नहीं लिखी हुई है तो कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत लिखा रहता है, लेकिन कुछ कंटेंट क्या होता है आपको ऐसे याद रखना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें अलिखित किसके पास है, ब्रिटेन के पास है, लेकिन याद रखना यूएसए, इंडिया आदि बहुत सारे ऐसे जिनके पास लिखित है। समझ में आ गया बात, इस बात को याद रखिए। अब बात करते हैं विशेषताओं की भैया, तो सबसे पहली विशेषता की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली विशेषता क्या है यहाँ पर बताना जल्दी से जरा भैया। जो भारत का संविधान है वो याद रखेंगे आप, विश्व का विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इस बात को आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा ऐसे लिखें, लिखित संविधान है। लिखित संविधान है। क्लियर बात समझ में आ रही है? और याद रखना इस संविधान में 395 आर्टिकल है, 22 पार्ट्स है और 8 क्या है, सूचियां हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहां तक की बात क्लियर है? चलो जी, समझ में आ गया। अच्छा, अब ये संविधान बड़ा क्यों बनाया गया? अगर हम बात करें ये संविधान बड़ा क्यों बनाया गया, इसके कारण भी है कुछ। देखो जी, अगर इसके कारण की बात करें तो पहला कारण क्या है, क्योंकि भैया भारत जो है ना उसको भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, यानी यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा विविधताएं हैं। आपने देखा होगा, आप अपने उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा निकल के चलें, समझ में आ रही है बात, बंगाल की तरफ को चलते हैं या साउथ की तरफ को चलते हैं, जैसे जैसे आपकी स्टेट बदलती जाएंगी, राजस्थान मिलेगा, गुजरात मिलेगा, मुंबई मिलेगा, गोवा मिलेगा, केरल मिलेगा, पश्चिमी तट की ओर से अगर आप जाते हैं तो आपको कैसे, जैसे जैसे आप हर 50-100 किलोमीटर पे आपको विविधताएं मिलेंगी, बोली बदल जाएगी, खान पान बदल जाएगा, रहन सहन बदल जाएगा। तो एक ऐसा संविधान बनाना था जो सबके लिए एक जैसा हो। आप समझ रहे हैं? साउथ का जो लोग हैं वो भी उसको माने, ईस्ट का भी माने, नॉर्थ का भी माने और वेस्ट का भी उसको माने। तो बहुत सारी विविधताएं थी, तो बहुत सारे नियम कानून इसमें एक्स्ट्रा जोड़े गए, जिस वजह से किताब मोटी हो गई, संविधान मोटा हो गया। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो जी, नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, देखना यार, देखो इससे पहले जो था पूर्व, अगर पूर्व की अगर हम बात करें तो क्या था, भारत शासन अधिनियम, ये अंग्रेजों की ओर से आते थे पहले शासन, 1935 भी, उसमें से भी काफी चीजें ली गई हैं। तो पहले जो अधिनियम अंग्रेजों ने दिया था भारतीयों के लिए, वो अधिनियम भी क्या था, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा था, है ना। तो उसके आधार पर बनाया गया, तो आप समझ सकते हैं कि पहले के आधार पर जो अधिनियम है वो भी कैसा होगा, बड़ा बनेगा। क्लियर है? चलो, उसमें भी क्या था याद रखना, उसमें भी क्या था, 250 आर्टिकल्स थे, इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर है? चले जरा, बात समझ में आ रही है? और याद रखना, भारत की संविधान सभा में, ये मैं आपको बता चुका हूं बात, संविधान सभा में कौन थे अधिकतम,
वकील थे। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? इस बात को आप याद रखेंगे। चलो जी, इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है भैया? समझ में आ रहा है आपको? चलो, क्लियर आ रही बात समझ में? इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो जी, अब एक दूसरी बात कर लेते हैं। पहला विशेषता ये है और दूसरी मैं आपको बता रहा हूं क्या है। नम्यता तथा अनम्यता का संयोग। आप समझ रहे हैं नम्यता और अनम्यता क्या होता है? यानी याद रखना, लचीले व कठोर समायोजन। यानी कहने का मतलब ये है कि संविधान की अगर मैं बात करूं, देखो अब अगर आप संविधान में क्या करेंगे, मैं आपको समझाता हूं, देखो क्लियर समझ में आएगी आपको बात। संविधान में क्या करेंगे, आप कोई परिवर्तन करेंगे, या कोई संशोधन करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो याद रखना संशोधन कैसा होता है, कठोर परिवर्तन होगा। कैसा होगा? कठोर परिवर्तन होगा। और कुछ परिवर्तन बहुत आसान भी होते हैं। यानी संविधान में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो तुरंत बदली जा सकती हैं, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनको आप छेड़ नहीं सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? जैसे कठोर की अगर हम बात करें तो संघीय जो है, जैसे राज्यसभा लोकसभा है, उसमें अगर आपको कोई बात मनवानी है तो आपको पता है 2/3 वोट आपको चाहिए अपनी बात को सही साबित करने के लिए। समझ में आ रही है बात? ये आप लोग सभी जानते हैं। और अगर हम बात करें आसान की, अगर हम बात करें तो याद रखना, यानी एकात्मक होगा कब? ये एकात्मक शासन बन जाएगा कब? जब 2/3 वोट आपको मिलेंगी। और सीधी सी बात तो ये है कि अगर आपकी बात 50% से ऊपर चली जाती है तो तुरंत आपकी बात पास हो जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा अभी हाल ही में हो रहा है, भाजपा सरकार की सीटें ज्यादा हैं, तो भाजपा जिस तरीके से चाहे बात को उस तरीके से मोड़ सकती है। समझ में आ रही है बात? चलो, क्लियर बात समझ में आ रही है? इनकी बात को नकारा नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो जी, ये दो मैंने आपको विशेषता बताई है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां। ठीक है। भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, भारत शासन अधिनियम के आधार पर बना है, वो पहले ही बड़ा था तो उसमें तो जुड़ना ही था कुछ ना कुछ, तो 250 आर्टिकल तो पहले ही थे, अब कुछ और जुड़ गए बाद में। ठीक, हालांकि इतने ही आर्टिकल बताए गए थे संविधान सभा को कि आपको इससे ज्यादा में बात नहीं करनी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन देखो मैंने आपको बताया ना, भौगोलिक क्षेत्रफल इतना अधिक है इंडिया का, कन्याकुमारी से लेके और तुम्हारे लद्दाख तक इतना बड़ा क्षेत्रफल घिरा हुआ है, जम्मू कश्मीर तक, तो विविधताएं तो सबका ध्यान रखना था। समझ में आ रही है बात? सभी का ध्यान रखना था, इसलिए इतनी चीजें इसके अंदर जोड़ी गई। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो इससे आगे की अगर मैं बात करूं, इससे आगे की बात कर लेते हैं भैया, नंबर 3 की बात कर लेते हैं। चलो जी, 2 विशेषताएं मैंने आपको लिखा दी हैं, अब तीसरी विशेषता देखते हैं क्या होगी इसकी। अगर मैं तीसरी विशेषता की बात करूं, भारतीय संविधान को क्या कहा गया? वो वकीलों का स्वर्ग कहा गया। क्यों? अधिकतर जो कर्मचारी थे वो कौन थे? बैरिस्टर ही थे। क्लियर बात समझ लो कि वकीलों का स्वर्ग कहा गया, इस बात को आप याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक, चलो नंबर 4 विशेषता क्या आ जाती है? नंबर 4 में कहा गया भैया जो देश है ना वो धर्मनिरपेक्ष है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सेक्युलर है।
अब सेक्युलर की बात अगर मैं बताऊं आपको तो कैसे समझेंगे आप सेक्युलर को? इस सेक्युलर में ही 1976 में, इसको याद रखेंगे आप, 42वां संविधान संशोधन करके पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। ये शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष। इसकी इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, सब मिलेगा आपको। आप जुड़िए तो एक बार, जब टेलीग्राम पे आप जुड़ेंगे तो आपको उसकी पूरी पीडीएफ, और बाई चांस किसी की नहीं पढ़ पाए तो आपको मैसेज कर सकते हैं आप, है ना। आप व्हाट्सएप वाले नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको देखो बच्चा, हमारी टीम आपके लिए हर तरीके से तैयार है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप जुड़ कर तो देखिए एक बार, है ना। चलो, काफी मेहनती टीम है हमारी, और मिलाऊंगा किसी दिन अपनी टीम से आपको कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। एडिटिंग वेडिटिंग का जितना भी काम होता है, राइटिंग टाइपिंग का जितना भी काम होता है ना। 2-4 हमारे प्रियजन हैं जो हमारे साथ इस चैनल की भूमिका को बनाने में लगे हुए हैं, है ना। चलिए, और लक्ष्य केवल एक ही है, आपकी नौकरी, सरकारी नौकरी आपको मिल जाए, हमारा लक्ष्य यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए भैया बात कर लेते हैं आगे। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया 1976 में 42 का संशोधन करके। ठीक, अब यहां पर एक बात बताइए, अगर मैं आपको समझाऊं, देखो आर्टिकल अगर हम 14 की बात करें, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 14 ये कहता है भैया, आर्टिकल नंबर 14 ये कहता है कि सभी धर्म के लिए कानून कैसा रहेगा? समान रहेगा। अब धर्म में चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो। समझ में आ रही है बात? इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ रही है? आर्टिकल 14 कहता है कि किसी आदमी का मर्डर कर दिया अगर आपने, तो ये नहीं देखा जाएगा कि मर्डर करने वाला हिंदू था, मुस्लिम था या सिख था, है ना। समझ में आ रही है बात? हाँ, अगर वो दिवालिया है, पागल है, कम दिमाग है, तो उसको कुछ रियायतें मिल जाती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, समझ में आई बात? ठीक, तो याद रखिए सभी धर्म, ये धर्म निरपेक्ष यही तो है, सभी धर्मों के लिए निरपेक्ष निर्णय दिया जाएगा। और ये बात कही गई कहां पर? आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया कि सभी धर्मों के लिए कानून कैसा रहेगा भैया? समान रहेगा। समझ में आ रही है बात? उसके बाद बात आ जाती है आर्टिकल नंबर 15। मेन आर्टिकल मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर, बाकी मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बातें आएंगी सामने। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी किसी भी सरकारी नौकरी पर कोई भेदभाव नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे आरक्षण की बात कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो अल्प विक्षित हैं केवल उनके लिए बताया गया है, किसी विशेष जाति या धर्म को अल्प विकसित में नहीं रखा गया है। समझ में आई बात? इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये बात कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? सभी धर्मों के लिए कानून कैसा होगा? समान होगा। क्लियर आ गई बात समझ में? चलो जी, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है कि जितने भी धर्म है, रिलीजियस जितने भी हैं, इक्वल है। क्या बताया गया कि जितने भी धर्म हैं सभी धर्म कैसे होंगे? समान होंगे। ठीक, इससे आगे की बात करें, अब देखो एक बात और यहां पर आ जाती है, आर्टिकल नंबर 26। समझ रहे हैं आप? आर्टिकल नंबर 26 में क्या बताया गया? आर्टिकल नंबर 26 में बताया गया कि आप भैया धर्म के अनुसार अनुष्ठान कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं
कर सकते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप अपने धर्म के अनुसार कोई भी कर्मकांड कर सकते हैं, बस जनता उससे परेशान नहीं होनी चाहिए। इस बात को यहाँ पर बात बताई गई है, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो ये बताया गया आर्टिकल नंबर 26 में बात बताई गई, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 27 को और देख लेंगे आप, क्योंकि ये सारी धर्म से रिलेटेड बातें हैं, इसलिए मैं इसमें आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 27 में क्या बताया गया? देखो, कंट्रोल तो केंद्रीय करेगा सबको। और आर्टिकल नंबर 27 में क्या बताया गया? स्पष्ट रूप से बात की गई कि राज्य विशेष धर्म पर कोई खर्च नहीं करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि अगर राज्य कोई योजना निकाल रहा है वो केवल एक जाति के लिए निकालेगा, ओबीसी के लिए, जर्नल के लिए, एससी के लिए, एसटी, ऐसा कुछ नहीं। जैसा आपने देखा होगा अभी लॉकडाउन में गरीबों को भोजन वितरित किया गया, अब तक भी हो रहा है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी जाति के आधार पर है कि ये स्पेशल जाति है, भैया इसको 5 किलो गेहूं मिलेगा, या इसको तेल ज्यादा मिलेगा, या इसको चीनी ज्यादा मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक लिमिट बांधी गई, जो इस लिमिट से नीचे है, जिसकी आय इस लिमिट से नीचे है, जो गरीबी रेखा में आते हैं, है ना, उनको ये राज्य विशेष अधिकार देगा। बाकी धर्म पर कोई खर्चा नहीं करेगा। तो याद रखना, आर्टिकल 14 सभी कानून समान, आर्टिकल 15 कोई भेदभाव नहीं होगा धर्म के आधार पर, आर्टिकल 25 सभी धर्म समान, आर्टिकल 26 धर्म के अनुसार कर्मकांड कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 27 और राज्य विशेष धर्म पर कोई खर्चा नहीं करेगा। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो जी, आगे की अगर मैं बात करूं, और आर्टिकल नंबर 28 यहां पर और है, इसको भी आप देख लेंगे। सभी अपनी भाषा और संस्कृति का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके रोक टोक, इस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। जैसा आपने देखा होगा केरल की साइड में ओणम बनता है, बहुत बड़ा त्योहार है ओणम का, और उसकी प्रमुख विशेषता है कि उसमें नौका दौड़ होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको बदल के वहां पर बाइक रेस लगा दें, या कोई कार की रेस लगा दें, या कोई मैराथन की दौड़, नहीं। उनके जो अपने संस्कृति है ना, उस संस्कृति और जो उनके त्योहार मनाने के तरीके हैं, उसी आधार पर ये मनाएंगे। आप साउथ में जाएंगे तो आपको बहुत अजीबोगरीब चीजें दिखाई देंगी, वो हमारे लिए अजीबोगरीब है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ त्योहार मनाए नहीं जाते उस तरीके से, जिस तरीके से हर्षोल्लास के साथ वहां पर मनाए जाते हैं, है ना। हर किसी को अपनी खुशी जाहिर करने के अलग अलग तरीके वहां पर दिए जाते हैं, ठीक। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। इससे आगे की बात कर लेते हैं। देखो, 4 विशेषताएं मैंने आपको बता दी हैं, अब 5वीं विशेषता की हम बात कर लेते हैं। यहां पर 4 विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं, 5वीं विशेषता की बात कर लेते हैं। और 5वीं विशेषता क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। समझ रहे हैं आप इस बात को? संसदीय शासन प्रणाली, यानी कहने का मतलब यह है, इन्होंने यहां पर एक बात बताई कि भैया एक तो संसद होगी, पार्लियामेंट, और वही क्या करेगी? कानून का निर्माण करेगी, और उस कानून को पूरे देश को मानना पड़ेगा। और वो कानून भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, वो किसी भी पद पर हो, वो प्रधानमंत्री हो, कोई सरकारी कर्मचारी हो, कोई प्राइवेट कर्मचारी हो, सभी के लिए क्या होगा? एक समान होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। किसी चोरी में जो सजा जिसको दी जाएगी वो हर किसी को दी जाएगी, वो चाहे किसी भी पद पर हो। क्लियर बात समझ में आई? ये बात बताई गई, यानी संसदीय शासन प्रणाली। जैसे कि अगर मैं बात करूं ब्रिटेन की बात करूं, तो ब्रिटेन में क्या है? राष्ट्रपति प्रणाली है। समझ रहे हैं आप? कौन सी प्रणाली है? और राष्ट्रपति प्रणाली। राष्ट्रपति जो कह देगा, सर काट दो तो काट दो, बम से उड़ा दो तो उड़ा दो। लेकिन भारत की अगर मैं बात करूं, और भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें क्या संसदीय प्रणाली है। यहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते,
किसकी सरकार हो, किसकी सरकार विपक्ष में हो, कुछ नहीं कर सकते। कौन करेगी? केवल संसद, पार्लियामेंट इसको सजा देने का काम करेगी। क्लियर बात? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? ठीक है। और इसके 2 सदन यहाँ पर लगाए जाते हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को। संसद के 2 सदन लगाए जाते हैं। समझ में आ रही है बात? एक तो लगता है प्रथम सदन और एक लगता है द्वितीय सदन। क्लियर बात? समझ में आ रही है? और दोनों सदनों में सदस्य जो बनेंगे वो 543 मेंबर। समझ में आ गई बात? और कितने बनेंगे? 245। और याद रखना, जिसकी बहुमत होगी उसी की सरकार बनेगी। इस बात को आप याद रखेंगे, ये सदस्य हैं, याद रखना। जिसकी बहुमत होगी उसी की क्या बनेगी भैया? सरकार बन जाएगी। इस बात को आप याद रखें। क्लियर है? चलो जी, इसके बाद नंबर 6 आ जाता है। क्या विशेषताएं मैं बता रहा हूं आपको। मौलिक अधिकार आ जाता है। क्या बताया गया मौलिक अधिकार में? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। और क्या बताया गया? यानी वे अधिकार जो क्या हो? कल्याणकारी हो। क्या हो? जो कल्याणकारी। मौलिक अधिकार क्या है? अब संसद हमारे ऊपर, ये जो शासन हमारे ऊपर प्रणाली कर रही है, ये हमारे ऊपर कुछ एक्स्ट्रा हमारे लिए क्या ना कर पाए। आप ऐसा समझ लें, ये हम पर कोई प्रकोप ना डाल पाए, हमको दबा ना पाए, इसलिए हमको भी संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं। जो नागरिक है भारत का, भारत में रहने वाला है, उसके लिए कुछ अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे कि वो शासन से भी लड़ सकता है, संसद से भी लड़ सकता है। समझ में आ रही है? और अपने कुछ अधिकार हैं जिनको बोला गया है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, इसको आप बोलेंगे। याद रखेंगे आप, क्या बोलेंगे इनको? फंडामेंटल राइट्स। और इनका प्रयोग कहां पर होगा? प्रजा के कल्याण में होगा। यानी भारत में रहने वाले जो लोग हैं, जो नागरिक हैं भारत के, इंडियन जो हैं, भारतीय जो लोग जो हैं, उनके कल्याण के लिए ये अधिकार यहाँ पर बनाए गए हैं। इनको पढ़ेंगे हम आगे, समझ में आएगी बात। ठीक है। उसके बाद नंबर 7 क्या बताया गया? यहाँ की जो न्यायपालिका है वो कैसी है? स्वतंत्र है। याद रखेंगे आप, कैसी है न्यायपालिका? स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्लियर बात? समझ में आ गई? इसके नंबर 8 की बात करें, सार्वभौमिक मतदान अधिकार। क्या बताया गया? 18 प्लस की आयु जिसकी है वो क्या कर सकता है? वोट कर सकता है। इस बात को आप याद रख सकते हैं। वोट देगा, अपनी मर्जी से वोट देगा, किसी के अधिकार में वोट नहीं डलेगा। आपने देखा ना, कुछ लोग गांवों में होता है प्रधान, शराब बंटवा दी, दारू बंटवा दी, मिठाइयाँ बंटवा दी है, और फिर 5 साल के लिए गायब। ऐसे ही होता है ना? हाँ, बहुत ही कम नसीब होते हैं किसी किसी को, आधे से ज़्यादा तो उड़ ही जाते हैं। चलो, समझ में आ गई बात? चलिए जरा आगे की बात कर लेते हैं। इससे नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नंबर 9 पर क्या आ जाता है? याद रखेंगे आप। अब यहां पर एक बात आ जाती है, क्या? आपातकालीन प्रावधान। ये प्रावधान कब लगाया जाता है? इसको थोड़ा सा समझ लेंगे आप, क्योंकि ये लगा हुआ है एक दो बार इमरजेंसी, जिसको आप बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, ये कब लगेगा? जब किसी के साथ युद्ध होगा, या अंतः विरोध होगा। अगर ऐसा कोई कारण होगा, किसी दूसरे देश के साथ हमारी लड़ाई हो रही है, किसी दूसरे देश के साथ, या किसी और ने हम पर आक्रमण कर दिया है, तो तुरंत ये वाला जो प्रावधान है ये पारित हो जाएगा। यानी इसके मतलब ये है कि पूरे भारत पर अब ये ब्रिटेन बन जाएगा कुछ समय के लिए। आप समझ रहे हो? कुछ समय, अभी तक क्या है, हर राज्य की अपनी अलग अलग सरकार है, और सबसे ऊपर बैठा है केंद्र, जो सबको देख रहा है। हाँ भाई, सब ठीक प्रकार से काम कर रहे नहीं कर रहे, ऐसे तो है ना। केंद्र क्या देख रहा है? सबको देख रहा है, सभी राज्यों को देख रहा है, और राज्य सरकारों को भी देख रहा है, किसके क्या काम है, कौन क्या विकास कर रही है, क्या घटा रही है, क्या बढ़ा रही है, क्या इंपोर्ट कर रही है, क्या एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है। अब यहां पर यह बात बताई गई कि भैया कोई विरोध होगा
आपस में अंदर कोई युद्ध होगा, राज्य राज्यों के बीच में कोई आपस में घनघोर आपस में बज गई तो क्या होगा, पूरे भारत पर राष्ट्रपति का शासन लग जाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति नियम लग जाएगा। अब सरकार कुछ नहीं करेगी, जितना भी कंट्रोल सारा का सारा मुन्ना भैया, सारा कंट्रोल मिर्जापुर में ही पूरे भारत का कंट्रोल किसके अंडर में आ जाएगा, द्रौपदी मुर्मू जी के अंडर में आ जाएगा, जो हाल ही में राष्ट्रपति बनी है। समझ सकते हैं आप समझे ना कितनी जबरदस्त कानून लिखे गए, बहुत ही कम, ये सब कुछ 2 वर्षों में किया गया। और जिसका प्रमुख श्रेय जाता है हमारे कौन, डॉक्टर श्री भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से अपनी पूरी जिंदगी में जितनी भी उन्होंने शिक्षाएं ग्रहण की, सारे के सारे अपनी डिग्रियों को इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर झोंक दिया और हमको एक नया जीवन प्रदान किया, एक संविधान के रूप में। कुछ किताबों में लिखा गया है कि संविधान एक ग्रंथ है हमारे देश का। भाई बात भी सही है, एक ऐसी पुस्तक जिसे हमारा देश चल रहा है। अब तक मुजरिम को सजा दी जाती है, मुजरिम कोई भी गलत काम करने से चूकता है, क्यों, क्योंकि उसको पता है अगर आपने इसको मार दिया तो आपको ये वाला आर्टिकल आपके ऊपर लग जाएगा। पढ़े लिखे मुजरिम की बात कर रहा हूं, जिसका दिमाग चला हुआ है, वो तो जगह जगह बम फिट करते फिरता है, आतंकवादी टाइप, है ना, बहुत किस्से हो चुके हैं, मुंबई ताज होटल और भी बहुत सारे किस्से हो चुके हैं। उनको तो कोई परवाह नहीं है ना, उन्होंने तो माथे पे लिख दिया है इनकलाब। चलो समझ में आया। तो नंबर 10 विशेषता की बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। और याद रखना यहां पर एक बात आ जाती है, क्या, एकल नागरिकता का प्रावधान। आपको एक ही नागरिकता मिलेगी, बस केवल भारत की एकल नागरिकता मिलेगी, आप भारतीय बन जाएंगे फिर इंडियन। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। चलो जी, एक बात और बताई गई यहां पर, क्या कि भारत का राष्ट्र अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति मान के चले, है ना, हमेशा याद रखना निर्वाचित होगा। न कि आनुवंशिक। भाई अगर आनुवंशिक होता तो अब तक तो किसकी पीढ़ियां चलती रहती, नेहरू जी की पीढ़ियां चलती रहती या राजेंद्र प्रसाद जी की पीढ़ियां चलती रहती, उनका बेटा फिर उनका बेटा फिर उनका बेटा फिर उनका बेटा, जैसा कि मुगलों में होता था। हमने पढ़ा है मुगल काल में, हमने आपको बताया था वहां पर कैसी प्रणाली थी। भैया यही वाली तो प्रणाली थी ब्रिटेन वाली। अब ब्रिटेन में ऐसा ही तो है, एलिजाबेथ परिवार ही प्रेसिडेंट बनता आ रहा है और हाल ही में भी उन्हीं के क्या है जो पोते हैं वो प्रेसिडेंट बने, यानी गद्दी पर वही परिवार बैठेगा। कैसा शासन है, राष्ट्रपति प्रणाली है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, निर्वाचित होंगे, वोट डाली जाएंगे, सबको चुना जाएगा। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ये आप लोग सभी जानते हैं, पढ़ाऊंगा मैं आगे जब पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। क्लियर बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई भैया। यहां से एक बात और नोट कर लेंगे, क्या देखें जरा, अब यहां पे नंबर 12 की अगर मैं बात करूं, पूर्व संविधान की अगर मैं बात करूं, इसको देखेंगे, नोट करेंगे आपसे यहां पर, कहो क्या बात। चलो देखिए जरा, अगर मैं बात करूं पूर्व संविधान की, तो पूर्व संविधान में अनुच्छेद हो जाते हैं 395 और सूचियां हो जाती है 22, भाग हो जाते हैं 22 और अनुसूचियां हो जाती हैं 8। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चा वर्तमान की, तो वर्तमान में क्या हो जाता है, अनुच्छेद हो जाते हैं 395। इनके साथ तो छेड़खानी होगी नहीं, बाकी जो घटे बढ़ेगा वो ये बड़े बढ़ेंगे। अनुसूचियां हो जाती हैं कितनी, 12।
4 बढ़ा दी गई थी, ये मैंने आपको बता दिया था। 9वां संशोधन, 10वां संशोधन, 11वां संशोधन और 12वां संशोधन। किस किस के ये जो संशोधन हुए हैं संविधान के, ये किस प्रधानमंत्री के अंतर्गत हुए, इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ से सवाल बनता ही बनता है, वनडे एग्जाम में यहाँ से सवाल बनता है कि जो 8 से लेके 4 जो अनुसूचियां पढ़ाई गई हैं 9, 10, 11, 12, उन समय में कितने कौन किस सन में हुई और सन के हिसाब से कौन उसके प्रधानमंत्री उस समय रहे। क्लियर है? चलो आगे की बात कर लेते हैं, अपनी बात स्टार्ट कर देते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताएं जरा। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इतनी बात क्लियर समझ में आ रही होगी और आपको बातें क्लियर हो रही होंगी कि क्या क्या मैंने आपको कराया है। समझ में आई बात भैया या नहीं? क्लियर है इतनी बात? तो संविधान की विशेषताएं आपको समझ में आ गई कि क्या क्या विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को आप ध्यान रखेंगे। मैं फिर एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, फिर से आगे की क्लास में मैं आपको काम कराऊंगा। देखिए जरा, मैंने आपको बता दिया संसदीय प्रणाली है, एक संसद एक कानून का निर्माण करेगी, 2 सदन चलते हैं 543 और 245, जिसकी बहुमत होगी यानी 50% से ज्यादा सदस्य होंगे, उसी की क्या बन जाएगी? सरकार बन जाएगी। ठीक, मौलिक अधिकार बता दिए गए कल्याण के लिए, फंडामेंटल राइट्स इनको बोला जाता है। अगली क्लास इन्हीं की होगी हमारी कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, और ये नॉर्मली भी हमको पता होना चाहिए। अगर हम किसी भीड़ में भी खड़े हुए हैं तब भी दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं। हम पुलिस की गाड़ी देखते डर जाते हैं, किसी पुलिस वाले ने आके पूछ लिया क्यों खड़े, डर जाते हैं। समझ में आ रही है बात? पता नहीं क्या करेगा भाई, पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी। हम उसकी गलती ना ढूंढ के अपनी गलती ढूंढने लगते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये डरे ना, अब ऐसा नहीं है आप ही पूरे जोश में आ जाओ, कहने का मतलब है घबराए ना, इसलिए डरे ना, इसलिए आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए, है ना। चलो, स्वतंत्र न्यायपालिका, संसद पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। अगर न्यायाधीश को कोई न्याय देना होगा, रिजल्ट देना होगा अपने किसी केस के अंदर, तो वो राष्ट्रपति को फोन नहीं मिलाएगा, प्रधानमंत्री को फोन नहीं मिलाएगा, बहुमत की जो सरकार चल रही है उसको फोन नहीं मिलाएगा। वो अपनी बुद्धिमत्ता और अपने साथ जो सचिव हैं उनसे सलाह मशवरा करके उस पर निर्णय दे देगा। फांसी तो फांसी, एक प्रावधान होता है कि राष्ट्रपति उसको रोक सकता है। पढ़ाऊंगा मैं आगे जब राष्ट्रपति आएगा, प्रेसिडेंट की जब क्लास चलेगी तब वहां पर मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, चलो। तो सार्वभौमिक अधिकार, 18+ का जो भी व्यक्ति है उसको ऐसा माना जाता है कि वो बुद्धि के आधार पर मजबूत हो जाता है, तो वो अपनी देख कर वोट दे सकता है। आपातकालीन प्रावधान हो सकता है, जब भी कोई देश हम पर आक्रमण करेगा या गृह युद्ध छिड़ जाएगा तो राष्ट्रपति के पास कंट्रोल आ जाएगा, मुन्ना भैया के पास कंट्रोल नहीं रहेगा। एकल नागरिकता का प्रावधान रहेगा, भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होगा, वोट डाली जाएगी तभी राष्ट्रपति बनेगा। समझ में आ रही है बात? चलो जी, ये मैंने आपको बता दिया है, केवल 4 अनुसूचियां बड़ी हैं, बाकी आर्टिकल आपके 395 और पार्ट्स कितने रहेंगे? 22 ही रहेंगे। एक एक करके इसमें से भी मैं आपको बताऊंगा। हमारा वनडे एग्जाम में पैटर्न बहुत फिक्स है, तो 395 के 95 आर्टिकल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा ही वैसा ही तैयारी करते हैं तो यहाँ पर जरूरत पड़ेगी आपको, लेकिन यहाँ तो आपको केवल 5 नंबर के लिए अपनी पॉलिटी पढ़नी है, तो हमको ज़्यादा घबराना नहीं है, ज़्यादा दिक्कत लेनी नहीं है। जितना मैं आपको कराता जा रहा हूँ उतनी आप चीज़ें करते जाएंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो जी, यहाँ तक की बात क्लियर समझ में आ गई होगी। चले मेरा समझ में आ गई बात? ठीक है, तो बस इस क्लास को इतने रखते हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे हम और मौलिक अधिकार और संविधान के स्रोत क्या क्या है, यानी ये सारी चीजें कहाँ से। देखो, ऐसा नहीं हमने अपने आप बनाई है, ऐसा नहीं है कि हमने अपने आप घर में बैठ के चीजें बनाई हैं या अंबेडकर साहब जी ने बैठ के चीजें बनाई हैं। कुछ चीजें हैं जो हमने अपने आप बढ़ाई हैं, कुछ चीजें हमने 1835 के अधिनियम से ली है। तो भारत शासन अधिनियम आए थे, या जो अंग्रेजों ने हमारे लिए शासन नियम अधिनियम कुछ वहां से ली है, कुछ हमने ब्रिटेन से ली है, कुछ आयरलैंड से ली है, कुछ जापान से ली है, कुछ यूएसए से ली है। क्लियर है? तो यहाँ से सवाल बन जाते हैं कई बार, जो मेन बात है उसको हम पढ़ेंगे। तो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, और जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे पक्का मिलेंगे, याद रखना। और फिर उससे आगे डीपीएसपी, नीति निर्देशक जो तत्व है हमारे, ठीक है, निर्देश वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों कमेंट जरूर करें, टेलीग्राम सभी ज्वाइन कर लें, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।